27 जनवरी 2025 की रात अजमेर से जोधपुर आश्रम पहुंची साध्वी प्रेम बाइसा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनको हल्की सर्दी खांसी थी, गला बैठा जा रहा था। अगले दिन सुबह उठने पर उनका गला खराब था। उन्होंने गरारे किए और दोपहर में जुकाम ठीक करने के लिए काढ़ा भी पिया। शाम करीब 5 बजे साध्वी ने आश्रम के सेवादार सुरेश को फोन कर बताया कि डॉक्टर आया है और गेट खोलने को कहा। सुरेश के मुताबिक गेट खोलने पर नर्सिंग कर्मी देवी सिंह आए और सीधे साध्वी के कमरे में चले गए। उस समय सुरेश कमरे के अंदर मौजूद नहीं था। देवी सिंह के जाने के 4 से 5 मिनट बाद ही साध्वी की चीख सुनाई दी। आश्रम के सभी लोग अपने कमरे से दौड़कर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि साध्वी आश्रम के मुख्य द्वार के पास बेहोश होकर गिर चुकी होती है। उनके पिता बीरमनाथ भी उसी समय वहां पहुंचते हैं। दोनों ने मिलकर साध्वी को गाड़ी में लिटाया। अस्पताल ले जाते समय साध्वी की सांसें अटकने लगी, जिस पर साध्वी को सीपीआर देने का प्रयास भी किया गया। प्रेक्षालय अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके मौत के कुछ मिनट बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक सुसाइड नोट पोस्ट होता है। आखिर में साध्वी प्रेम बाइसा के साथ ऐसा क्या हुआ और उनकी मौत मिस्ट्री क्यों बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी, आप देख रहे हैं द रॉन्ग। साध्वी प्रेम बाइसा का जन्म लगभग 2000 या 2001 के आसपास माना जाता है। निधन के समय उनकी उम्र 25 वर्ष बताई गई है। वो राठौर यानी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता का नाम देवी सिंह राठौर है। उनका जन्म जोधपुर जिले के छोटी धनारी गांव में हुआ था। इस गांव का नाम अब बदलकर कृष्णा नगर रख दिया गया है। वो जोधपुर के बोरानाडा क्षेत्र में अपना साधना कुटीर आश्रम चलाती थी। बचपन से ही उनका झुकाव भौतिक सुख सुविधाओं की बजाय भक्ति और सत्संग की ओर अधिक था। जब हम उम्र की अन्य लड़कियां करियर और दुनियादारी के सपने में खोई थी, तब प्रेम बाइसा कृष्ण भक्ति के भजनों में लीन रहा करती थी। साध्वी प्रेम बाइसा ने बहुत कम उम्र में वैराग्य चुन लिया था। वो अपनी सुरीली आवाज से गाए गए भजनों और सनातन धर्म पर दिए गए ओजस्वी प्रवचनों के कारण पश्चिमी राजस्थान में आधुनिक मीरा के रूप में प्रसिद्ध हुई। उनके भजनों के वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखे जाते रहे। प्रेम बाइसा के जीवन का सबसे रोचक और भावनात्मक हिस्सा उनका त्याग है। वहीं जुलाई 2025 के आसपास साध्वी प्रेम बाइसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में वो अपने गुरु, जो उनके पिता भी थे, उनको गले लगाते हुए दिख रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये वीडियो पुराना है और एक पिता पुत्री के स्नेह का प्रतीक है, जिसे गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि आश्रम के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और मांग पूरी न होने पर वीडियो को एडिट करके वायरल कर दिया। इस हाई प्रोफाइल केस की पर्ची खोलने के लिए जोधपुर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT पूरी गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो मौत से पहले और बाद के परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके। इसी क्रम में साध्वी के पिता बीरमदास से दूसरी बार गहनता से पूछताछ की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जरूर सामने आया है कि साध्वी प्रेम बाइसा के आंतों का रंग सामान्य नहीं था। मेडिकल सूत्रों के अनुसार कई बार जहर शरीर में जाने पर छोटी और बड़ी आंत लाल हो जाती है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए बिसरा की केमिकल जांच करवाई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बिना लैब रिपोर्ट के किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इसलिए फिलहाल पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है। वहीं मामले की तह तक जाने के लिए SIT ने साध्वी प्रेम बाइसा के दूसरे आश्रम की भी पड़ताल की। टीम ने आश्रम के कई अहम सबूत जुटाए। वहीं FSL की टीम भी मौके पर पहुंची और खाने पीने से जुड़े सैंपल भी इकट्ठा किया। पुलिस ये जांच कर रही कि मौत वाले दिन इंजेक्शन दिए जाने से पहले साध्वी को खाने और पीने में क्या दिया गया था। इसका कहना है कि इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर मौत की असली वजह साफ होगी। इस मामले में एक सवाल अग्नि परीक्षा को लेकर उठ रहा है कि एक CCTV फुटेज वायरल हुई थी, जिसके बाद साध्वी प्रेम बाइसा ने अग्नि परीक्षा देने की भी बात कही थी। पुलिस भी ये समझने की कोशिश कर रही कि क्या इस विवाद और दबाव का उनकी मौत से कोई संबंध है।
पुलिस की शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि साध्वी को मामूली जुकाम बुखार था, जिसमें आमतौर पर पैरासीटामोल जैसी दवाइयां दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इंजेक्शन क्यों लगाया गया, ये जांच का अहम बिंदु है। वहीं इंजेक्शन लगने के 30 सेकंड के भीतर उनकी हालत नाजुक हो गई थी। एक और विवाद तब खड़ा हुआ था जब साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई। ये पोस्ट उनकी मौत के करीब 4 घंटे बाद डाली गई थी। इसमें लिखा था कि जीते जी तो नहीं, कम से कम जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। इसके बाद बताया गया कि पोस्ट उनके पिता ने डाली थी। इसके बाद ये सवाल और गहरा गया कि आखिर किस इंसाफ की बात की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आश्रम को भी सील कर दिया है। वहीं इस कहानी में 3 मेन किरदार हैं। पहला, जोधपुर पुलिस की जांच में अब 3 ऐसे किरदारों के इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, जिनकी मौजूदगी, भूमिका और बयान इस पूरे घटनाक्रम में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस इन तीनों से अलग अलग भी पूछताछ कर चुकी है और आमने सामने बिठाकर भी बयान दर्ज कर चुकी है। अब पुलिस इन बयानों का आपसी मिलान कर रही है। पहला किरदार, वीरमनाथ। पिता वीरमनाथ साध्वी प्रेम बाइसा के साथ ही जोधपुर के पाल रोड आरती नगर में बने साधना कुटीर आश्रम में रहते थे। पुलिस को दी गई लिखित रिपोर्ट और बयान में वीरमनाथ ने बताया कि 28 जनवरी 2026 की सुबह साध्वी प्रेम बाइसा को सामान्य जुकाम था। स्थिति गंभीर नहीं थी, इसलिए इलाज के लिए उन्होंने निजी क्लिनिक चलाने वाले देवी सिंह को सुबह 11:54 पर फोन किया। वीरमनाथ के अनुसार देवी सिंह उस समय अस्पताल में होने की बात कही और दोपहर 3 बजे आने को कहा। इसके बाद शाम 5:04 पर दोबारा कॉल किया गया और करीब 5:10 से 5:15 के बीच देवी सिंह आश्रम पहुंचे। देवी सिंह ने साध्वी की तबीयत के बारे में पूछा। साध्वी ने उन्हें सामान्य जुकाम बताया। इस पर देवी सिंह ने मशीन लगाकर जांच की और जुकाम को सामान्य बताया। वहीं वीरमनाथ के मुताबिक इसके बाद देवी सिंह ने साध्वी प्रेम बाइसा के दाहिने हाथ में एक इंजेक्शन लगाया, साथ ही कुछ टैबलेट दिए और 500 रुपए फीस लेकर वहां से चले गए। इंजेक्शन लगाए जाने के करीब 9 मिनट बाद ही साध्वी की हालत अचानक बिगड़ने लगी। वीरमनाथ के अनुसार साध्वी रोने लगी और बार बार कहने लगी कि पापा, मेरी हालत खराब हो रही है। उन्हें तेज छींकें आने लगी और उन्होंने रुमाल और टिश्यू पेपर मंगवाए। वीरमनाथ ने पुलिस को बताया कि इसके बाद साध्वी ने रोते हुए कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वीरमनाथ साध्वी को गोद में उठाकर गाड़ी से अस्पताल के लिए रवाना हुए। रास्ते में 5:29 पर उन्होंने देवी सिंह को फोन कर पूछा कि उन्होंने कैसा जहरीला इंजेक्शन लगाया है, क्योंकि साध्वी की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है। इस पर देवी सिंह ने फोन पर कहा कि इंजेक्शन सामान्य था और पूछा कि वो किस अस्पताल जा रहे हैं। वीरमनाथ के अनुसार इसी दौरान साध्वी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी सांसें बंद हो रही थी। रोते रोते उन्होंने कहा कि पापा, मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। और कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गई। 4 से 5 मिनट के भीतर उन्होंने प्रेक्षा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन 2 से 5 मिनट के अंदर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद वीरमनाथ ने देवी सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अब दूसरा किरदार की बात करते हैं, कंपाउंडर देवी सिंह। इस पूरे मामले में दूसरा सबसे अहम किरदार है कंपाउंडर देवी सिंह का, जिसने साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन लगाया। पुलिस पिछले 3 दिनों से देवी सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस ने देवी सिंह से उनकी नर्सिंग डिग्री जारी करने वाली संस्था, वर्तमान पदस्थापन, इलाज करने की वैधानिक अनुमति और इलाज से जुड़े रिकॉर्ड के बारे में सवाल पूछे हैं। पुलिस ने देवी सिंह से ये भी पूछा है कि 28 जनवरी को उसने साध्वी प्रेम बाइसा का इलाज किस आधार पर किया, कौन कौन सी दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए, उनकी मात्रा क्या थी और क्या उसका कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद था। इसके साथ ही पुलिस ने ये भी जानने की कोशिश कर रही कि देवी सिंह पहले से साध्वी और उनके परिवार को जानता था या नहीं, क्या उसने इससे पहले भी कभी उनका इलाज किया था। देवी सिंह ने पुलिस को बताया कि वो कुछ सालों से साध्वी और उनके परिवार के संपर्क में से पहले उसने बताया कि वो कई बार उपचार करने के लिए आ चुका है और जो इंजेक्शन लगाए थे वो सामान्य प्रोटोकॉल के तहत लगाए थे। वहीं अब तीसरा किरदार की बात करते हैं, सेवादार सुरेश। तीसरा अहम किरदार है आश्रम में सेवादार के तौर पर काम करने वाले सुरेश है। सुरेश आश्रम में भोजन बनाने और व्यवस्थाओं को संभालने का काम करता था। पूरे घटनाक्रम का गवाह बताया जा रहा है। पुलिस को दिए बयान में सुरेश ने बताया कि साध्वी 27 जनवरी की रात अजमेर में जोधपुर
आश्रम पहुंची थी। अगले दिन सुबह उठने पर उनका गला खराब था। उन्होंने गरारे किए। दोपहर में जुकाम ठीक करने के लिए काढ़ा भी पिया। शाम करीब 5 बजे साध्वी ने सुरेश को फोन कर बताया कि डॉक्टर आया है और गेट खोलने को कहा। सुरेश के मुताबिक गेट खोलने पर नर्सिंग कर्मी देवी सिंह आए और सीधे साध्वी के कमरे में चले गए। उस समय सुरेश कमरे के अंदर मौजूद नहीं था। सुरेश ने पुलिस को बताया कि देवी सिंह के जाने के 4 से 5 मिनट बाद ही साध्वी की चीख सुनाई दी। वो अपने कमरे से दौड़कर बाहर आया तो देखा कि साध्वी आश्रम के मुख्य द्वार के पास गिर चुकी थी। उनके पिता बीरमनाथ भी उसी समय वहां पहुंचे। दोनों ने मिलकर साध्वी को गाड़ी में लिटाया। सुरेश के अनुसार अस्पताल ले जाते समय साध्वी की सांसें अटकने लगे, जिस पर उन्हें CPR देने का भी प्रयास किया गया। इस दौरान साध्वी बार बार कह रही थी कि पापा मुझे न्याय दिला देना। सुरेश ने यह भी बताया कि उस समय साध्वी के हाथों के नाखून नीले पड़ गए थे। प्रेक्षा अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आश्रम की रसोई से बुधवार की सुबह तैयार किए गए भोजन के सैंपल जब्त किए हैं। पुलिस को पूछताछ में ये भी जानकारी सामने आई है कि बुधवार की सुबह आश्रम में जो खाना तैयार किया गया था वो सेवादार सुरेश ने ही बनाया था। लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। SIT की जांच का पहला फोकस साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर की भूमिका पर है। इसके साथ ही उस अस्पताल की भी जांच की जा रही है जहां उन्हें अंतिम समय ले जाया गया था। फिलहाल साध्वी प्रेम बाइसा की मौत अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई है।